तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज इंटर रीजनल ट्रेड एंड इंटरनेशनल ट्रेड। तो होता क्या है इंटर रीजनल ट्रेड, क्या होता है बेसिकली, इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। देखो इंटर रीजनल ट्रेड वर्ड के अंदर ही सेल्फ एक्सप्लेनेशन है। जो रीजन के बीच में ट्रेड होता है, रीजन मींस अगर हम एक कंट्री की बात कर रहे हैं तो विद इन ए कंट्री जो ट्रेड होता है, विद इन ए कंट्री भी विद इन ए रीजन जो ट्रेड होता है। तो रीजन बहुत सारे हो सकते हैं कंट्री में। ऑन द लेवल ऑफ डिस्ट्रिक्ट लेवल अगर आप देखें तो आपको डिफरेंट रीजन दिखाई देंगे। हरियाणा में अगर आप सिरसा से ट्रेड कर रहे हैं फतेहाबाद में तो क्या हुआ ये इंटर रीजन ट्रेड, राइट। अगर आप हरियाणा से ट्रेड कर रहे हैं पंजाब में, इंटर रीजन ट्रेड। पंजाब से ट्रेड कर रहे हैं दिल्ली में, इंटर रीजन ट्रेड। दिल्ली से ट्रेड कर रहे हैं चेन्नई में, इंटर रीजन ट्रेड। सो अगर आप डोमेस्टिक ट्रेड की बात करते हैं, अगर आप नेशनल ट्रेड की बात करते हैं या इंटर रीजनल ट्रेड की बात करते हैं तो सारी की सारी ट्रेड जो है वो एक ही तरह की ट्रेड है, राइट। लेकिन जब हम इंटरनेशनल ट्रेड की बात करेंगे तो इंटरनेशनल ट्रेड में बेसिकली होता क्या है, जब हम दो नेशंस के ट्रेड की बात कर रहे हैं तो वो इंटरनेशनल ट्रेड है। लाइक इंडिया ट्रेड्स विद यूनाइटेड स्टेट्स करता है, यूनाइटेड स्टेट्स चाइना से ट्रेड भी करता है, चाइना जो है वो हमारे से ट्रेड भी करता है, हम जापान से ट्रेड भी करते हैं। तो ये सारे के सारे जो ट्रेड बिटवीन द नेशन किए जाते हैं ये कौन सी ट्रेड होते हैं, बेसिकली इंटरनेशनल ट्रेड होते हैं, राइट। तो हमने समझना है कि इंटर रीजनल ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड में क्या सिमिलैरिटीज हैं और क्या डिफरेंट डिसिमिलैरिटीज हैं। सबसे पहली बात, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन करने के लिए, या फिर कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि एज ए डिटर्मिनेंट्स काम करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड में। मींस इंटरनेशनल ट्रेड जब कोई कंट्री कर रहा है तो उसमें कंट्री के पास स्पेशलाइजेशन करने के कौन कौन से कारण हैं कि एक कंट्री को स्पेसिफिक कमोडिटी में स्पेशलाइजेशन करना होता है। एग्जांपल के तौर पे अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स की बात करते हैं तो यूनाइटेड स्टेट्स पूरे के पूरे वर्ल्ड में अपने हथियार सप्लाई करता है कि नहीं करता है। अगर F-16 आप प्लेन की बात करते हैं तो वन ऑफ द फेमस वन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, जो वो पाकिस्तान को भी बेचता है, इजराइल को भी बेचता है और डिफरेंट अपने जो सऊदी अरेबिया को भी बेचता है। F-35 की बात करते हैं तो जो नेशन उनके और भी ज्यादा क्लोज फ्रेंड है उनको वो F-35 भी बेचता है। लाइक इजराइल के पास F-35 है, लेकिन अगर आप पाकिस्तान की बात करेंगे तो पाकिस्तान को नहीं बेचता है। तो जितनी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो वो जितने भी फ्रेंडली उनके नेशन है उनको तो सेल करेगा, लेकिन जो उसके इतने फ्रेंडली नहीं है उनको हो सकता है कि ना सेल करे। तो यूनाइटेड स्टेट्स अगर स्पेशलाइजेशन कर रहा है किसी एक पर्टिकुलर कमोडिटी में तो उसके क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि उसको स्पेशलाइजेशन करने के लिए इन्फ्लुएंस करने हैं, उसके बारे में हमने बात करनी है। सबसे पहला जो हमारा फैक्टर है दैट इज नेचुरल एंडाउमेंट्स। देखो कई बार क्या होता है कि डिफरेंट नेचुरल रिसोर्सेज नेचर के द्वारा डिफरेंट रीजन्स को प्रोवाइड करवाए जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर आप गल्फ नेशन की बात करते हैं तो ऑयल रिजर्व का भंडार है ना गल्फ नेशंस में। अगर सबसे बड़े ऑयल रिजर्व की बात करते हैं तो कौन सी कंट्री है सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व है जहां पे, या वेनेजुएला। सो वेनेजुएला जो है दैट इज लाइक अमेरिकन कॉन्टिनेंट में वन ऑफ द कंट्री, साउथ अमेरिका में जो बेसिकली आता है, और उस कंट्री में आपको देखने को मिलेगा कि दुनिया के सबसे बड़े ऑयल रिजर्व हैं। तो ये देखो क्या हुआ कि पर्टिकुलर नेचुरल एंडाउमेंट इंडिया के पास नहीं है। इंडिया अपना लगभग 85% का जो ऑयल का उसका नीड है उसको इंपोर्ट करके सेटिस्फाई करता है अपनी नीड को। लेकिन अगर आप गल्फ नेशन की बात करें, अगर आप वेनेजुएला की बात करें तो वो कंट्री के पास अपने पहली ऑयल रिजर्व के सारे भंडार है। लेकिन अगर आप इंडिया की बात करते हैं तो मिक्का का भंडार इंडिया के अंदर है। अगर आप इंडिया की बात करते हैं तो आयरन ओर के भंडार इंडिया के अंदर आपको दिखाई देते हैं। अगर फर्टाइल सोयल की बात करते हैं तो इंडिया में फर्टाइल सोयल का भंडार है। जबकि अगर सेम आप फर्टाइल सोयल की बात करेंगे सब सारन अफ्रीकन नेशंस में, बहुत सारे अफ्रीकन नेशंस में, तो वहां पे आपको सारे के सारे क्या दिखाई देंगे, बंजर दिखाई देंगे नेशंस। वहां पे जो है फर्टाइल सोयल नहीं है। उनको अपनी जो ग्रेन की नीड्स हैं बेसिकली, जैसे सीरियल्स अगर उनको कंज्यूम करना है, व्हीट कंज्यूम करना है, राइस कंज्यूम करना है, तो उनको क्या करना पड़ता है, उसको इंपोर्ट करना पड़ता है हमारी जैसी कंट्री से। चाइना से इंपोर्ट करना पड़ता है, रशिया से इंपोर्ट करना पड़ता है, यूक्रेन से इंपोर्ट करना पड़ता है, राइट, इंडिया से इंपोर्ट करना पड़ता है, बांग्लादेश से इंपोर्ट करना पड़ता है। व्हाई सो, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, कि एक पर्टिकुलर नेचुरल रिसोर्स उन कंट्री के पास नहीं है और दूसरी कंट्री के पास है। सो दिस इज वन ऑफ द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस वन कंट्री टू स्पेशलाइज इन पर्टिकुलर कमोडिटी।
रीजन बीइंग क्योंकि उनके पास वो भंडार है नेचुरल रिसोर्सेज के, वो एंडाउमेंट्स हैं जिसकी वजह से वो स्पेशलाइज कर सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर कमोडिटी में। सेकंड जो स्टफ है दैट इज टेक्निकल नो हाउ। अब टेक्निकल नो हाउ का मतलब क्या है? देखो, किसी चीज को बनाने का तकनीक भी आपको पता होना चाहिए उस चीज को बनाने के लिए। आज की दुनिया जो है वो बहुत ही ज्यादा एडवांस हो चुकी है, राइट? एआई का जमाना है। सबसे सोफिस्टिकेटेड जो टेक्नोलॉजी आज के दिन मानी जाती है वो मानी जाती है सेमीकंडक्टर चिप। अब सेमीकंडक्टर चिप की अगर आप डिजाइन की बात करते हैं तो यूनाइटेड स्टेट्स के पास उसका डिजाइन है। अगर उसकी मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग जो एडवांस सेमीकंडक्टर चिप है वो कहां पे होता है? ताइवान के अंदर होता है। TSMC नाम की कंपनी जो है वो मेजॉरिटी ऑफ चिप का मैन्युफैक्चरिंग करती है। इट मींस व्हाट? सी नाउ, अगर आप सेमीकंडक्टर चिप की बात कर रहे हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं, इंडिया ने 10,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी दे दी कि आप हमारे देश के अंदर जो है वो इस सेमीकंडक्टर चिप का जो है प्रोडक्शन करो, बट वी डोंट नो हाउ टू प्रोड्यूस। 10,000 करोड़ की सब्सिडी का बेनिफिट तो वही उठा पाएगा ना जिसके पास वो टेक्निकल नॉलेज होगा उसको बनाने के लिए। लेट्स सपोज करो यू वांट टू नाउ टेक द एडवांटेज ऑफ दैट सब्सिडी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कैन यू टेक इट? क्या ले सकते हो? नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द टेक्निकल नो हाउ दैट इज रिक्वायर्ड टू बिल्ड दैट पर्टिकुलर कमोडिटी। सो इस वजह से भी कई देश अपना अपना स्पेशलाइजेशन कर लेते हैं। जैसे कि अभी हमने यूनाइटेड स्टेट्स की बात की। यूनाइटेड स्टेट्स बड़े बड़े सोफिस्टिकेटेड हथियार बनाता है। रीजन बीइंग कैसे बनाता है? कैसे बनाता है? क्योंकि उनके पास टेक्निकल नॉलेज है, इस वजह से बनाता है। जब आप किसी एक आईफोन को देखते हो, आईफोन के अगर पीछे देखोगे ना, क्या लिखा मिलेगा आपको? मेड इन चाइना बट डिजाइन इन कैलिफोर्निया। इट मींस कैलिफोर्निया इज इन यूनाइटेड स्टेट्स। तो उसका जो डिजाइन आ रहा है ना, मींस उसका जो टेक्निकल नो हाउ है कि उसका मैन्युफैक्चरिंग होगा कैसे, वो कहां से आ रहा है? यूनाइटेड स्टेट्स से आ रहा है, अमेरिका से आ रहा है, राइट? सो दैट इज द सेकंड फैक्टर जो कि इन्फ्लुएंस करता है किसी भी कंट्री को किसी कमोडिटी में स्पेशलाइजेशन करने के लिए। तीसरी जो चीज है वो है कॉस्ट डिफरेंस। अब देखो, किसी एक पर्टिकुलर जगह किसी चीज को बनाना सस्ता हो सकता है, सेम चीज को किसी दूसरी कंट्री में प्रोड्यूस करना महंगा हो सकता है। जैसे कि आगे अभी हमने बात की, मान लो अगर वीट का प्रोडक्शन करना है तो हमारे हरियाणा, पंजाब में वीट, यूपी के जो गैंगटिक प्लेन्स हैं यहां पे वीट का प्रोडक्शन करना बहुत ही आसान है। आप बहुत आराम से यहां पे वीट का प्रोडक्शन कर सकते हैं। मींस आसानी से करने का मतलब कॉस्ट एफिशिएंटली आप यहां पे वीट का प्रोडक्शन कर सकते हैं। लेकिन अगर सेम वीट का प्रोडक्शन कोई अफ्रीकन नेशन करना चाहे तो क्या वो सेम कॉस्ट में अपने कंट्री के अंदर वीट का प्रोडक्शन कर पाएगा? नो, एब्सोल्युटली नॉट। वो वहां पे वैसी कंडीशन भी क्रिएट कर दे, लेट्स सपोज करो, जिसमें वीट को प्रोड्यूस किया जा सकता है, लेकिन वैसी कंडीशन को क्रिएट करने पे उनका कितना कॉस्ट आएगा? बहुत ही ज्यादा कॉस्ट आएगा। इट मींस कि कंट्री स्पेशलाइज उन कमोडिटीज में भी करती है जहां पे उनको कॉस्ट एडवांटेज दिखाई देता है। लेकिन देखो, ये जो दुनिया है ना आज के दिन का, यहां पे जरूरी नहीं है कि किसका स्पेशलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट डिफरेंस के बेसिस पे हो जाए। ये दुनिया जो है ये मार्केटिंग का दुनिया है, एडवर्टीजमेंट का दुनिया है, डिप्लोमेसी का दुनिया है। आपको बड़े बड़े वर्ल्ड के लीडर एक दूसरी कंट्री में जाके अपने सामान को बेचते हुए दिखाई दे देंगे। किसी भी कंट्री के जो हेड ऑफ स्टेट हैं, चाहे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट्स, अपने साथ इंडस्ट्रियलिस्ट को लेके चलते हैं और उनकी अलग से कॉन्फ्रेंसेस होती है कि इस कंट्री में जा रहे हैं तो उस कंट्री के इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ अपने कंट्री के इंडस्ट्रियलिस्ट की वो मीटिंग करवाते हैं ताकि वो बीच में ट्रेड कर सके और जो आपसी संबंध है उसको क्या कर सकें, आगे लेके जा सके। सो देखो, इस नए वर्ल्ड में जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट डिफरेंस की वजह से स्पेशलाइजेशन होगा। कई बार एडवर्टीजमेंट की वजह से भी आप सामान बेच सकते हैं, राइट? पब्लिसिटी के बेसिस पे भी। जैसे कि एक रीसेंट एग्जांपल आपको देखने को मिलता होगा, किसको पता है, मालदीव और साथ में कंट्रोवर्सी जो है वो लक्षद्वीप की चल रही थी, अभी रिसेंटली चल रही है ना, मेजर इन मीडिया। अब देखो, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो लक्षद्वीप गए, लक्षद्वीप जाके उन्होंने जो है बीच का एक सैर सपाटा किया। दिस इज व्हाट? दिस इज प्योर एडवर्टाइजमेंट ऑफ आवर कंट्री, राइट? हमने लक्षद्वीप का वहां पे एडवर्टीजमेंट किया, लोगों का ध्यान अल्टीमेटली हमने फोकस करने की कोशिश की, कहां पे? लक्षद्वीप पे। पहले लोग जो मालदीव जाया करते थे अपनी छुट्टियां बिताने के लिए, लोगों को पता चला यार लक्षद्वीप इज ए प्लेस इन इंडिया जो कि अच्छे चीपर प्राइस पे सेम काइंड ऑफ जो है वो फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकता है।
तो अगर हमें कोई लेजर चाहिए तो वी कैन गो टू आवर ओन कंट्री, वी डोंट नीड टू गो टू मालदीव्स। और क्यों नहीं जाना चाहते? देखो आज के दिन ही क्यों प्राइम मिनिस्टर ने वहां पे जाके अपना एडवर्टीजमेंट किया? रीजन भी क्योंकि हमारे जो संबंध हैं उनके साथ वो क्या हो रहे हैं, थोड़े से खराब हो रहे हैं। जो नए उनके प्रेसिडेंट जो इलेक्ट होके आए, उन्होंने इंडियन ट्रूप्स को वहां से विड्रॉ कर लिया। उन्होंने जो भी हाइड्रो से लेके रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट थे इंडिया के साथ, जो संधि की गई थी लास्ट प्रेसिडेंट के द्वारा, उन सारी की सारी संधियों को तोड़ दिया। और अल्टीमेटली इसी के रिपरकशन था कि इंडिया ने और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जाके लक्षद्वीप को एडवर्टीजमेंट किया। क्या इससे पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर गए वहां पे? नो, एब्सोल्युटली नॉट। रीजन भी वही बात कि यू कैन हर्ट अस इन दिस वे, वी कैन हर्ट यू इन दिस वे। दिस इज प्योर डिप्लोमेसी, राइट? सो देखो इस बेसिस पे भी हम किसी चीज में अपना स्पेशलाइजेशन क्रिएट कर सकते हैं। और जो फोर्थ आपका पॉइंट है वो है न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर। न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर का मतलब देखो आज के दिन जो वर्ल्ड है ना, वो आइसोलेशन में कोई कंट्री जी नहीं सकता। अगर किसी कंपनी की भी बात करते हैं तो कंपनी का भी जो ग्रोथ है ना लॉन्ग टर्म में, वो एमएनसीज का होता है रेदर देन ऐसी कंपनीज का जो कि कन्फाइंड रहती है टू ए पर्टिकुलर कंट्री। नेशनल जो कॉरपोरेशंस हैं, एमएनसीज हैं, उसका मतलब क्या है? ऐसी कॉरपोरेशंस जो मल्टीपल नेशन में साइमल्टेनियसली वर्क कर रही है। जैसे कि अगर आप मैकडी की बात करते हैं, मैकडोनल्ड्स की, अब मैकडोनल्ड्स जो एक कंपनी है, उसके स्टोर्स, उसके रेस्टोरेंट्स आपको हर एक कंट्री में लगभग दिखाई देंगे कि नहीं देंगे? तो इट मीन्स व्हाट? एमएनसीज, मतलब नया इकोनॉमिक ऑर्डर जो है वो दुनिया के अंदर आ चुका है, जिसकी वजह से भी लोगों को किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में स्पेशलाइजेशन करने की जरूरत है। अगर कोई बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, लेट सपोज करो, मतलब बर्गर मैकडी से बढ़िया प्रोवाइड करवा पाए, मैकडी से बढ़िया तो प्रोवाइड करवा पाए, क्वालिटी भी अच्छी हो, कॉस्ट भी अच्छी हो, और साथ में लोगों को पब्लिसिटी भी कर पाए उस प्रोडक्ट की, तब जाके आप उसको कंपीट कर सकते हो। अदरवाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कंपीट मैकडी एज ऑफ नाउ। अब देखो मैकडी को भी अल्टीमेटली अपनी पोजीशन को सस्टेन करने के लिए क्या करना पड़ता है? स्पेशलाइजेशन करना पड़ता है। कैसे स्पेशलाइजेशन करना पड़ता है? अगर आप उसके किसी बर्गर की बात करते हैं ना, तो वो हर एक छोटे से छोटे पैरामीटर को जज करके अपनी कॉमोडिटी को बनाते हैं। ऐसा नहीं कि कोई उन्होंने नया बर्गर रिलीज किया एंड दैट्स इट, ये प्राइस है, दिस इज व्हाट यू नीड टू पे। नो, दे एनालाइज ईच एंड एवरी स्टफ। अगर आप उनके बनाने के प्रोसेस को देखोगे ना, तो चाहे एक इंडिया के अंदर मैकडी है, वहां पे आप काम करना, चाहे आप यूनाइटेड स्टेट के अंदर कोई मैकडी है, वहां पे आप अपना कोई काम करना एज एम्प्लॉय, तो आपको प्रोसेस सेम दिखाई देगा। जो बर्गर बनने का प्रोसेस है, जो मैकफ्लरी बनने का प्रोसेस है, राइट, चाहे चोको क्रंच हो, चाहे ओरियो, सारे प्रोसेस हर कंट्री में एक ही है। इट मींस उन्होंने सब चीजों को पहले ही प्रोग्राम कर रखा है कि अगर ये ऑर्डर आता है तो दिस इज द प्रोसेस दैट आवर एम्प्लॉइज नीड टू फॉलो। अगर उनकी आप टिक्की की बात करेंगे, बन की बात करेंगे, तो दिस इज नॉट लाइक कि दिस इज बीइंग मैन्युफैक्चर्ड हेयर, यहां पे बन रहा है। नो, सेंट्रलाइज प्रोसेस है, वहीं से सेम टेस्ट का आपको हर एक कंट्री के और दुनिया के हर एक कंट्री में जाता हुआ दिखाई देगा। आपको एक बर्गर जो है सेम टेस्ट होता हुआ दिखाई देगा, चाहे आप सिरसा की मैकडी में जाके खाना, चाहे आप जो है किसी यूनाइटेड स्टेट्स में जो मैकडी है वहां पे जाके खाना, राइट? सो दिस इज व्हाट, दिस इज द स्पेशलाइजेशन दैट दे नीड टू डू। और ये क्यों स्पेशलाइजेशन हुआ? क्योंकि नया इकोनॉमिक ऑर्डर ही ऐसा है, राइट, जहां पे एमएनसीज को ऑपरेट करना पड़ता है, डिफरेंट कंट्रीज में ऑपरेट करना पड़ता है। तो वो चाहते हैं कि सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन हम डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट लोगों को प्रोवाइड कर सकें। कोई डाउट किसी को? एनीवन? नो? ओके। सो अब देखते हैं व्हाट इज द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। अब लोगों को इंटरनेशनल ट्रेड करने की क्यों जरूरत पड़ी, कंट्री को इंटरनेशनल ट्रेड करने की क्यों जरूरत पड़ी, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? सबसे पहला है दैट इज इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन। जैसे कि अभी हमने बात की 4 अलग अलग पॉइंट में कि इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन पहला आधार बनता है, पहला बेसिस बनता है इंटरनेशनल ट्रेड का। यू आर स्पेशलाइज्ड इन प्रोड्यूसिंग सम कमोडिटी, इट मीन्स उस कमोडिटी को आप प्रोड्यूस ज्यादा एफिशिएंटली कर सकते हो, कॉस्ट इफेक्टिवली कर सकते हो, उसका मार्केट अच्छे कर सकते हो। यू नीड टू सेल दैट कमोडिटी नॉट विद इन यूर नेशनल बाउंड्रीज बट ऑल्सो इन द इंटरनेशनल मार्केट। सो ये पहला बेसिस बनता है किसका? इंटरनेशनल ट्रेड का। सेकेंड अगर बात करते हैं दैट इज नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेसिफिक फैक्टर। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेसिफिक फैक्टर का मीन्स कि कई ऐसी चीजें हैं जो कि आपके देश के अंदर अवेलेबल ही नहीं है, यू जस्ट नीड टू इंपोर्ट इट।
तेल हमारे देश में अवेलेबल नहीं है, यू जस्ट नीड टू इंपोर्ट इट। अगर व्हीट राइस जो है वो सारा सब सहारन नेशंस में अवेलेबल नहीं है, अफ्रीकन नेशंस में अवेलेबल नहीं है, दे जस्ट नीड टू इंपोर्ट इट। इट मींस कई ऐसे स्पेसिफिक फैक्टर्स हैं जो कि हमारे देश के अंदर अगर अवेलेबल नहीं होंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, बाहर से मंगाना ही पड़ेगा। जैसे हमने बाहर से मंगाया, वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, द इंटरनेशनल ट्रेड। तीसरा जो पॉइंट है दैट इज डिफरेंस इन कॉस्ट। अगेन देखो, डिफरेंस इन कॉस्ट भी ना दो तरीके से हो सकते हैं, अगले सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में हम इसकी बात करेंगे। एक तो एडम स्मिथ का कंसेप्ट हो सकता है एब्सोल्यूट कॉस्ट डिफरेंस, एक रिकार्डो का कंसेप्ट हो सकता है कंपैरेटिव कॉस्ट डिफरेंस। थोड़ा सा बेसिक बताता हूं दोनों में फर्क क्या होता है। एडम स्मिथ का जो एब्सोल्यूट कॉस्ट डिफरेंस का पॉइंट है, इस कंसेप्ट में एडम स्मिथ कहते हैं कि लेट सपोज करो कि कोई कंट्री एक पर्टिकुलर कमोडिटी को बनाने में एब्सोल्यूट एडवांटेज है उसके पास, मींस कॉस्ट इफेक्टिवली एक पर्टिकुलर कमोडिटी बना पा रहा है, मींस एक कमोडिटी सस्ता बना पा रहा है और दूसरा कमोडिटी महंगा बना पा रहा है। दूसरा कंट्री पहला कमोडिटी महंगा बना पा रहा है और दूसरा कमोडिटी सस्ता बना पा रहा है, तो एडम स्मिथ कहते हैं दोनों कंट्री आपस में ट्रेड करेंगे, दोनों का वेलफेयर है। ये कंट्री ये सस्ता बना रहा है, इसको बेच दे, ये कंट्री ये सस्ता बना रहा है, इसको बेच दे, दोनों का वेलफेयर। राइट, दिस इज व्हाट, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज। दूसरा रिकार्डो का कंसेप्ट है जिसको कहते हैं कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज। लेट सपोज करो, इसी एग्जांपल को मैं इस हिसाब से बोलता हूं। मान लो एक कंट्री है, दो कमोडिटी है, दोनों की दोनों कमोडिटी सस्ती बना रहा है। दूसरी कंट्री है जिसके पास वही दो कमोडिटी है सेम, और दोनों कमोडिटी वो दूसरी कंट्री महंगी बना रहा है। क्या अब दोनों की दोनों कंट्री में ट्रेड नहीं हो सकता? रिकार्डो कहते हैं बिल्कुल हो सकता है। कैसे हो सकता है ये देखो, कंपैरेटिव कॉस्ट डिफरेंस का जो कंसेप्ट है ना, वो ये बताता है कि जो ये वाला कंट्री है जो कि दोनों की दोनों कमोडिटी को सस्ता बना रहा है, अब कौन सी ऐसी कमोडिटी है जिसको ज्यादा सस्ता बना रहा है, हमें ये देखना है। और जिस कमोडिटी को ज्यादा सस्ता बना रहा है, अपने सारे के सारे रिसोर्सिस को उसको बनाने में डिवोट करेगा, वहां पे डायरेक्ट करेगा। और दूसरी कंट्री जो दोनों की दोनों चीजें महंगी बना रहा है, कौन सी चीज कम महंगी बना रहा है, इसको आइडेंटिफाई करे और सारे के सारे अपने कंट्री के रिसोर्सिस को उसको मैन्युफैक्चर, उसको प्रोड्यूस करने में लगाए। और फिर उन कमोडिटीज का जब आपस में ट्रेड होगा, तब क्या आ सकता है, तब हमें दोनों कंट्री के पास वेलफेयर होता हुआ दिखाई देगा। राइट, तो ये रिकार्डो का कंसेप्ट है किसका, कंपैरेटिव कॉस्ट डिफरेंस की बात करते हैं। मींस अगर कोई कंट्री दोनों कमोडिटी सस्ती भी बना रहा है और दूसरी कंट्री दोनों कमोडिटी महंगी भी बना रहा है, उसके बावजूद भी अगर वो दोनों आपस में ट्रेड करेंगे, तब भी दोनों कंट्री का ट्रेड करने के बाद क्या हो सकता है, वेलफेयर हो सकता है। सो दैट इज व्हाट, दैट इज द थर्ड पॉइंट ऑफ एज ए बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। फोर्थ जो चीज है हमारे पास, दैट इज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। अब ये प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्या है? देखो, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर चीज लेकिन बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड जो हैं वो वही चीज बनाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे लेट सपोज करो आप किसी एक टीवी शॉप पे जा रहे हैं, एलईडी का जमाना है आज के दिन, तो अब एलईडी आपको सैमसंग की भी दिखाई देगी, अमेजोन की भी दिखाई देगी, सोनी की भी दिखाई देगी, तोशिबा की भी दिखाई देगी, बहुत सारी और कंपनीज की भी दिखाई देगी, एप्पल की भी दिखाई देगी। राइट, इट मींस देखो है तो एलईडी, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज बना रही है कि नहीं बना रही है। यह है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का मतलब होता है प्रोडक्ट एक है लेकिन थोड़ा थोड़ा डिफरेंशिएशन होगा। कोई जो है हो सकता है सेम प्राइस में, एक पर्टिकुलर प्राइस में एचडी क्वालिटी की आपको स्क्रीन दे रहा हो, कोई हो सकता है अल्ट्रा एचडी की दे रहा हो, एमआई जैसी अगर कंपनी है तो, कोई हो सकता है ओएलईडी दे रहा हो, कोई हो सकता है एफएचडी दे रहा हो, अलग अलग तरह की स्क्रीन। किसी में हो सकता है थोड़े से फीचर ज्यादा हो, किसी में हो सकता है थोड़े से फीचर कम हो, किसी में किसी तरह के फीचर होते हैं, किसी में किसी तरह के फीचर होते हैं। दिस इज व्हाट, दिस इज द प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। मींस आपको डिफरेंट डिफरेंट चॉइसेस प्रोवाइड की जाती हैं। सो ये भी बेसिस बनता है किसका, एक इंटरनेशनल ट्रेड का। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर इंटरनेशनल ट्रेड में आप देखें, देखो जर्मनी जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट कार मैन्युफैक्चरर है पूरे के पूरे वर्ल्ड में। राइट, जर्मनी इज द वन ऑफ द लार्जेस्ट कार मैन्युफैक्चरर। अगर जर्मनी की कार पूरे के पूरे वर्ल्ड में बिक रही है, तो इसका मतलब इलॉन मस्क तो अपनी कार बेच ही नहीं सकता। बेच सकता है ना, और बिक भी रही होगी। टेस्ला बिक रही है कि नहीं बिक रही? अब टेस्ला का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो चाइना के अंदर हो रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स में भी हो रहा है,
राइट। अभी रिसेंटली तो उसने जर्मनी में भी अपना फैक्ट्री लगा दिया, दैट इज समथिंग डिफरेंट। बट अल्टीमेटली अगर टेस्ला बिक रहा है, जर्मनी की कोई बीएमडब्ल्यू बिक रहा है, तो फिर जापान का टोयोटा का बिकना तो बहुत मुश्किल है। लेकिन क्या टोयोटा नहीं बिक रहा है? बिल्कुल बिक रहा है। इट मीन्स व्हाट? दिस इज ए प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। देखो गाड़ियां वही 4 पहिए है कि नहीं है? बंद है तो सारी की सारी गाड़ी की आपको वेरिएंट बंद दिखाई दे रहे हैं, 4 दरवाजे सब में दिखाई दे रहे हैं, विंडो सब में दिखाई दे रही है, सीट सब में दिखाई दे रही है। थोड़े थोड़े क्वालिटी का फर्क है, कोई कैसा दिखाई दे रहा है, कोई कैसा दिखाई दे रहा है, राइट। किसी की क्वालिटी थोड़ी सी बेटर है, किसी की क्वालिटी किसी मामले में थोड़ी सी बेटर है, राइट। तो इट मींस दिस इज व्हाट, दिस इज द प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन भी बेसिकली क्या बनता है? एज ए बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड बनता है। सो दिस इज इट फॉर आवर टुडेज लेक्चर। कल हम जो है वो सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी की बात करेंगे कि इंटर रीजनल ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड के बीच में क्या सिमिलैरिटीज हैं और क्या डिसिमिलैरिटीज हैं।